नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। इस वक्त जो खबर सबसे ज्यादा पल पल बदल रही है वो है कांग्रेस के संग्राम की। एक तरफ कहां कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और उसको लेकर के सरगर्मियां तेज थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे थे कि सारा अटेंशन उनकी भारत जोड़ो यात्रा को मिले और इसीलिए लगातार वीडियोस आ रहे थे। लेकिन यहां तो कुछ और ही खेला हो गया। जिन्हें अध्यक्ष बनाने के बारे में आलाकमान सोच रहा था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो तो वाकई में राजनीति के जादूगर निकले। सीधा उन्होंने एक तरीके से दिखा दिया है कि किसमें कितना है दम। यानी राजस्थान में अशोक गहलोत अगर नहीं चाहेंगे तो कोई पत्ता नहीं हिलाएगा कांग्रेस पार्टी में, ऐसा उन्होंने दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की है। और आज भी कल रात से लेकर अब तक लगातार पल पल घटनाक्रम राजस्थान में बदल रहा है। मुद्दा यही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है और इसीलिए अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं उन्होंने एक एक करके, कल तो 85 का आंकड़ा था लेकिन आज वो आंकड़ा कम हो गया है क्योंकि आज कईयों ने आकर ये कह दिया है कि अब हम वही करेंगे जो आला कमान कहेगा। लेकिन उसके बावजूद संग्राम तो छिड़ गया है, विद्रोह का बिगुल बज चुका है। उस राज्य में, राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार जब चुनाव होंगे तो हम वापस लौटेंगे, बीजेपी को टक्कर देंगे। लेकिन यहां अब घमासान कुछ और ही है, खबर कुछ और ही बन गई है। और इसीलिए अब जबकि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद पर हलचल लगातार तेज हो गई है, वहां पर राजस्थान से लोग मिलने के लिए, यानी जो वहां के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ उनकी लगातार मुलाकातें हो रही है। और साथ ही जो पर्यवेक्षक बनकर गए 2 नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, वो भी अपनी रिपोर्ट देने के लिए 10 जनपद पहुंचेंगे। तो अब इस बड़ी खबर पर जो घटनाक्रम चल रहा है, यानी जादूगर का जो जादू चला है राजस्थान में, उसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन जरा नजर डाल लेते हैं उन अहम बयानों पर जो बता रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में जबरदस्त खेला हो गया है। सुनिए। 2018 when we got majority in Rajasthan, all MLAs including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president, and that time the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. Before that also we lost. So we have to break the trend of how we can win the state again. For that, certain things need to be done. I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए। उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। जो कुछ होगा हम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। कुछ बातें विधायकों ने अपनी तरफ से रखी जो आप सबको पता है, और हम ये चाहते थे कि जो भी फैसले हों उसमें उन बातों का ध्यान रखा जाए
हमने अपनी बात आला कमान के लोगों तक पहुंचा दी है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले समय में जो फैसले होंगे वो फैसले उनमें उन बातों का ध्यान रखा जाएगा और आमतौर पर सबकी ये सहमति है कि मैडम जो फैसला करेंगी वो फैसला सबको मंजूर। खून पसीना बहा देंगे, जान दे देंगे अपनी, लेकिन एक परिवार में क्या 100 से ज्यादा एमएलए, डेमोक्रेसी में तो संख्या बल के आधार पर फैसले होते हैं। वो कह रहे हमारी भावना सुनो। गहलोत साहब ने कहा मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, वो भी हमारी भावना सुने। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पार्टी आलाकमान भावना, इसलिए मैं खुद खड़गे साहब और माकन साहब से मिलकर आया। मैं कहा डोटासरा जी आप चलो। उन्होंने बात की फोन में, वो जान ही नहीं दे रहे किसी को। बोले साहब अध्यक्ष जी क्या चलो, हम इस्तीफा दे देंगे लेकिन हमारी बात सुनो। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो फैसला वोट की गिनती से होता है, तो वोट की गिनती से फैसला कर लो। इसका एक ही मामला सोच था कि पहले अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। सभी लोग जिम्मेदार है इसके अंदर, सभी को, पार्टी को, हाईकमान को ठोस निर्णय लेना चाहिए। जो भी है वो जो भी है जल्दी से इस चीज़ों का, क्योंकि हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं 4 साल के अंदर, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल रही है। तो अब जल्दी जो भी निर्णय हो, आखिरी निर्णय जो भी हो जाए। तो आखिरी निर्णय क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब पूरी जो गेंद है राजस्थान के कांग्रेस की और सरकार की वो दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली दरबार में अब हाजिरी लगेगी और पता लगेगा कि आखिर अब आला कमान किस तरफ जा रहे हैं। क्या अशोक गहलोत के सामने झुकेंगे? और इसी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। जरा बीजेपी की बात भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है। ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। एक दिन समस्याएं कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान हर तरह से त्रस्त है। तो ये दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें और वाकई में राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें। फर्जीवाड़ा करने के नाम पर जो चुनाव तथाकथित किए जा रहे थे, जिसमें कि ये सोच थी कि एक दरबारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रिमोट कंट्रोल की तरह उसको संचालित किया जाएगा जैसे मनमोहन सिंह जी को किया जाता था, तो उसी दरबारी ने जयपुर में ही रिमोट की बैटरियों को निकालने का काम किया है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में जिस सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार दम ठोक रही थी, ताल ठोक रही थी, वहां पर तो कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए एक नजर जरा डाल लेते हैं इस बात पर कि जिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई इस वक्त राजस्थान में चल रही है, उन दोनों की अपनी अपनी ताकत आखिर है क्या। तो जरा ये ताकत हम बताने की कोशिश करते हैं। अशोक गहलोत, अगर हम इनकी बात करें कि इसमें कितना है दम, तो सियासी संकट को भांपने की कला में माहिर उनको माना जाता है। अशोक गहलोत की एक खूबी है। और साथ ही भांपने की कला के अलावा एक बार उन्होंने राजस्थान में जब सरकार गिर रही थी, कांग्रेस की विधायक दूसरे खेमे में जा रहे थे, तब उन्होंने गिरती हुई सरकार को बचाया था और इसीलिए आला कमान उनको मानता भी रहा, पर उन्होंने सरकार गिरने से बचाई। इसके अलावा अगर उनकी खूबियों की और उनकी ताकत की बात करें तो गहलोत को अपने राजनीतिक करियर का, यानी जो उनका अब तक का राजनीतिक जीवन रहा, उसका 40 सालों का लंबा इतिहास है। 40 साल से वो ताल ठोक रहे हैं मैदान में। और गहलोत को 40 साल का अनुभव और 3 बार वो राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस में पुराने लोग जब एक एक करके छोड़ के जा रहे थे, उस दौरान राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसीलिए दबदबा बरकरार है। केंद्र सरकार और संगठन में उनको काम करने का एक लंबा और गहरा अनुभव है।
ये भी उनके पक्ष में जाता है और इसीलिए कल जो बानगी है विधायकों की वो दिखाई भी दी कि क्या है। गांधी परिवार के बाद पार्टी में सर्वाधिक लोकप्रिय और मान्य चेहरा अब मौजूदा समय में अगर कोई है तो वो अशोक गहलोत है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद निकल गए, कपिल सिब्बल निकल गए, तमाम बड़े नेता निकल चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों से पार पाने में भी कुशलता यानी वो माहिर है ऐसा माना जाता है। राजनीतिक विरोधी जब जब उनके खिलाफ खड़े हुए उन्होंने कोई ना कोई तिगड़म जमा ही दी थी और इसीलिए आलाकमान के साथ उनके संबंधों को बेहतर माना जाता है। ये कहा जाता रहा कि 10 जनपद से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं और राहुल गांधी से भी। अब जरा बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट जो कि मैदान में उतरे हुए हैं उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, उप मुख्यमंत्री रह ही चुके हैं और इसीलिए अब जिनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है राहुल गांधी के तरफ से वो इन्हीं का था। गुर्जर समुदाय से, क्योंकि वो आते हैं जिसका एक बड़ा वोट प्रतिशत राजस्थान में है और इसीलिए इस समुदाय का पूरा जो जोर है उनको समर्थन देने पर है, उनका साथ देने पर है। दूसरी तरफ पायलट युवा नेता है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही केंद्र सरकार में भी, जब यूपीए की सरकार थी तब वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके थे। तो ये 3 पोजीशन जो है उन पर वो रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष पद कांग्रेस का राजस्थान में और तीसरी तरफ ये राहुल गांधी के करीबी उनको माना जाता है कि जो युवा नेताओं के साथ राहुल गांधी की अच्छी जमती रही उसमें एक नाम सचिन पायलट का भी है। और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कराई। हालांकि पूरा जो तमगा है वो तो अशोक गहलोत को मिल गया था जीत का, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये माना गया कि उनका भी एक अहम रोल रहा। अब जरा बात करते हैं राजस्थान में इस वक्त जो समीकरण है विधानसभा के उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। कुल सीटें हैं 200 और अगर बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास 108 सीटें हैं। बीजेपी के पास 71 विधायकों का समर्थन है, यानी बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। निर्दलियों की संख्या 13 है, अन्य के पास 8 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 101 का है, यानी कांग्रेस के और बहुमत का आंकड़ा 101। तो इसका मतलब अगर अशोक गहलोत जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से कल 85 से ज्यादा जो विधायक हैं उनके पाले में दिखाई दिए, उनके समर्थन में दिखाई दिए, अगर कांग्रेस पार्टी को वो तोड़कर और अपनी सरकार को अलग करने की कोशिश करते हैं तो बहुमत के आंकड़े से तो वो दूर ही रहेंगे, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है उस नंबर तक फिलहाल जो शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है अशोक गहलोत का, उसमें बाजी मारते हुए वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये अहम जो दावेदारी और ये जो अहम रोल चल रहा है, इसी पर आज हम करेंगे अपनी 5 की पंचायत में विशेष चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं उस बयान पर अशोक गहलोत के जिसने तब भी सुर्खियां बटोरी और आज जब कुर्सी का खेला राजस्थान में, दिल्ली में चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो बार बार उनका वो बयान याद आ रहा है। एक बार जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। 98 के अंदर तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है। तो ये तो बात रही अशोक गहलोत की, जो कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा तो परमानेंट कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास पड़ा रहता है। यानी उन्होंने दिया हुआ है कि जब भी कभी आला कमान को ऐसा लगे तो वो पद के लिए उनको कोई लालसा नहीं है। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है, जो संग्राम दिख रहा है, जो विद्रोह दिख रहा है राजस्थान में, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। चलिए अब जरा हम अपने चर्चा की शुरुआत करें और मैं अपने विशेष मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं। जरा एक बार कल रात को जो अहम बैठक हुई विधायकों की, बागी विधायकों की, उसमें से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। जरा एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। ये उस मीटिंग के शॉट्स हैं जबकि कल रात को अजय माकन ने पहले मीटिंग बुलाई थी। अजय माकन इंतजार करते रहे, लेकिन 85 से ज्यादा जो विधायक थे उन्होंने खेमाबंदी की और उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं। और तब ये शांति धारीवाल जो कांग्रेस के विधायक है, काफी समर्थक माने जाते हैं, बहुत ही करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के,
उनकी तरफ से ये बात निकलकर सामने आई कि हमारी राय ली जाए और अगर गहलोत हटते हैं यानी मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने कल बैठक में कही और उसी के बाद पूरी तरह से जो हम कहेंगे कि तख्ता पलट की जो रणनीति है कांग्रेस की वो दिखाई दी। चलिए अब हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त 5 की पंचायत में। मैं आपका परिचय करा दूं अपने मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त सीधे जुड़ गए राशिद अलवी जी। राशिद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ हेमंत अत्री जी भी जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक पर्यवेक्षक है, कांग्रेस की तमाम इस हलचल पर बहुत ही बारीकी से पैनी नजर रखते हैं। लेकिन मैं शुरुआत जरा राशिद जी आप ही से करना चाहूंगी। अभी 2 ही दिन पहले जब आपसे चर्चा हो रही थी इस मुद्दे पर तो आपने कांग्रेस के लोकतंत्र की बहुत बड़ी बात की थी कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का भी पूरा हक भी है और इजाजत भी है। लेकिन अब कौन सा लोकतंत्र दिखाई दे रहा है राशिद जी? ये यहां पर तो पूरा खेल ही बदल गया है। अध्यक्ष पद का चुनाव होना था लेकिन राजस्थान हाथ से जा रहा है। देखिए चाय इतनी गर्म नहीं है जितना चाय का प्याला मीडिया ने गर्म कर रखा है। राजस्थान के अंदर एमएलएज अपनी राय दे रहे हैं वो क्या चाहते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान एमएलएज के जज्बात और सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला करेगी। वहाँ पे अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, नया मुख्यमंत्री वहाँ बनेगा। तो कौन मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला बगैर असेंबली के मेंबर्स की राय के नहीं किया जा सकता है। उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र है। हाई कमांड इसी बुनियाद पे फैसला करेगा कि वहाँ के एमएलएस क्या चाहते हैं। कौन बनेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे हाईकमांड का भी सपोर्ट हासिल होगा और एमएलएस का सपोर्ट भी हासिल होगा। इस मुद्दे को मीडिया ज़्यादा उछाल रहा है, ज़्यादा गर्म कर रहा है। ये एक मामूली मामला है कि जिसके अंदर नया मुख्यमंत्री बनना है, असेंबलीज के मेंबर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं, मेजॉरिटी जो कहेगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। राशिद जी क्या मतलब अगर राजनीति के इतिहास की बात करें और तमाम बाकी पार्टियों के लिए बात करें तो शायद ये मामूली मामला नहीं होगा, लेकिन क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए मामूली मामला है कि पर्यवेक्षक जाते हैं बैठक बुलाने के लिए और विधायकों से सलाह मशवरा करने के लिए, राय लेने के लिए, और विधायक 3 बार मीटिंग का समय बदलवाते हैं और दूसरी एक और बैठक कर रहे होते हैं और वहां से कहते हैं कि हम नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो हमारी शर्तों पर मिलेंगे। ये क्या मामूली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त? देखिए मैं कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ऑब्जर्वर्स वहाँ ज़रूर गए थे और जो एमएलएस की राय है वो हाई कमांड तक पहुँच चुकी है। ऑब्जर्वर्स हाई कमांड से मिलेंगे और अपनी राय दे देंगे। वहाँ के एमएलएस की जो भावनाएं वो सबको मालूम है, हाई कमांड को भी मालूम है, ऑब्जर्वर्स को भी मालूम है। और मेरी पक्की राय है कि एमएलएस की भावनाओं का ख्याल निश्चित तौर से रखना चाहिए। क्या भावना है वहाँ के एमएलएस क्या चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, क्या भावना है आप जो समझ पाए विधायकों की भावना क्या है? देखिए वो चाहते हैं अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बनाना। अब वो जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा। हाई कमांड एमएलएस के भावनाओं के खिलाफ फैसला थोड़ी करेगी। कभी कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है कि एमएलएस, हमारे ऑब्जर्वर क्यों गए थे? इसीलिए गए थे कि उनकी भावनाएं हाई कमांड तक पहुंचाई दी जाएं। गलतियां हुई हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तमाम हालात के बावजूद ये एहसास सबको है कि वहाँ के एमएलएस की भावनाएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो हाई कमांड है वो उनकी भावनाओं का ख्याल रख के फैसला करेगी और मीडिया को भी इसका इंतज़ार करना चाहिए।
राशिद जी, ये तो सीधे सीधे ये बात हुई ना कि आला कमान को या सीधे सीधे गांधी परिवार को अशोक गहलोत ने ये दिखा दिया है कि कौन कितना ताकतवर है। वो अशोक गहलोत जिनको गांधी परिवार खुद आपके आला कमान, आला नेतृत्व जो है वो अध्यक्ष बनाने के लिए सोच रहे थे, और उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि अभी उनकी कितनी ताकत है, बाद में कितनी ताकत होगी। देखिए, ये कहना कि ये सब कुछ अशोक गहलोत कर रहे हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। एमएलएस की अपनी राय है, अशोक गहलोत की अपनी राय है। अशोक गहलोत परसों को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये कहना कि अशोक गहलोत उनके पीछे हैं, वो उनको बहका रहे हैं, या जो भी कुछ अशोक गहलोत के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। अशोक गहलोत बहुत सीजनड आदमी हैं, कांग्रेस के बहुत कमिटेड आदमी हैं, और आप बार बार कहती हैं कि क्या ये लोकतंत्र है? यही तो लोकतंत्र है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदमी अपनी राय रख सके? क्या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बगैर मोदी जी की मर्जी के एक कदम आगे बढ़ सकता है? बीजेपी के अंदर जो तानाशाही है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। राशिद जी, आप बगैर मोदी जी के कोई एक कदम नहीं उठा सकता। एक तरफ आप तानाशाही की बात कर रहे हैं और हम जरा अनुशासन की बात कर लें, क्योंकि अजय माकन भी कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता की गई है। जिसे आप लोकतंत्र कह रहे हैं उसे आपकी पार्टी के ही लोग अनुशासनहीनता कह रहे हैं। अगर आपके पार्टी हाईकमान, पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष कुछ फैसला लेती हैं और उसके खिलाफ हर आदमी कुछ बोल रहा है, बैठक में नहीं जा रहा है, तो क्या आपको लगता है वो तानाशाही नहीं है उन विधायकों की तरफ से? देखिए, जो ऑब्जर्वर्स गए थे, एमएलएस को उनसे बात करनी चाहिए थी। ये एमएलएस का गलत फैसला था, इसीलिए ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये अनुशासन के खिलाफ है। ये बात मैं ज़रूर आपकी मानता हूँ कि एमएलएस को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। ऑब्जर्वर्स के सामने अपनी बात रखते, अपनी राय रखते, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते, ये ज़रूर करना चाहिए था। लेकिन राजनीति के अंदर इस तरीके की गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। राशिद जी, मैं एक सवाल और एमएलएस का मामला है, किसी बड़े सीनियर। ठीक है, मुझे राशिद जी, जयराम जी और हेमंत जी के पास भी मैं जाऊं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस हालात में इस वक्त दिख रही है राजस्थान में, और हर जगह पर यही दिखाई दे रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है, विधायक कुछ बोल रहे हैं, अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, सचिन पायलट क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी का कुछ अलग ही भारत जोड़ो चल रहा है, इस हालात में आप टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को? देखिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल ये बात आपकी बड़ी मुनासिब है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए एकता की ज़रूरत है। और मैं सुबह भी मैंने किसी टीवी चैनल को या ANI को बाइट दी है कि राजनीति शतरंज के खेल की तरह है। शतरंज के खेल में एक गलती हार और जीत का फैसला कर देती है। अगर आपने एक गलती की तो उसके नतीजे गंभीर निकल सकते हैं। बहुत मशहूर शेर है ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये सबसे ज्यादा उचित राजनीति में ही होता है कि एक गलती का नुकसान न जाने कब तक भरना पड़ता है राजनीति के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए ये सही आपकी बात है कि जो कुछ हो रहा है ये उचित नहीं है। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर करना है तो तभी किया जा सकता है। लेकिन ये टेम्परेरी फेस है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर ये सारे फैसले होंगे और कांग्रेस एक है, एक रहेगी। ठीक है राशिद पार्टी जी, के अंदर नाराजगी होती है। ठीक है राशिद जी, क्योंकि आपने एक अहम बात की, मैं जरा इस पर भी आना चाहूंगी और अपने और भी बाकी मेहमानों के पास चलूंगी, लेकिन एक बार जरा वो तस्वीरें देख लेते हैं जो केरला से इस वक्त आ रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा इस वक्त केरला में है और वहां पर पार्टी के लोगों के साथ में वो संबोधित कर रहे हैं। एक बार जरा सुन लेते हैं और मैं वापस आ रही हूँ आप सबके पास। अब क्या वापस? Let them know what type of governance is going on. Let them know how Prime Minister Modi is trying to see to it that change is brought in Kerala. And I'm fully confident that the huge number which I see here, and when I see my workers full of strength, full of vitality, full of
vigor, I am sure that you are going to change at the grassroots level and bring support to Bharatiya Janata Party. And in coming times, Lotus is going to blossom here. That is what I would like to suggest. You all have given me a very patient hearing. I would not like to take much of your time, but I would like to suggest, go to the fields, do the best, tell the people, and see that Bharatiya Janata Party comes out victorious. Thank you very much. चलिए, तो जेपी नड्डा जी को आपने अभी सुना, जो कि केरला में पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस वक्त संबोधित कर रहे थे, केरला के दौरे पर हैं। और वापस हम जरा आ जाते हैं अपनी खबर पर, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपने खास मेहमानों के साथ। राशिद जी, मैं आपके पास आऊं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पल पल खबर रखे हुए हैं कि चल क्या रहा है आखिर। तो हेमंत जी, मैं डिबेट में आपको नहीं ले रही हूँ। राशिद जी, मैं आपको डिबेट में नहीं ले रही। राशिद जी, मैं आपको डिबेट में नहीं शामिल कर रही हूँ। आपसे मैं अलग ही बात करूंगी। सिर्फ एक सवाल मैं उनसे पूछ लूं अलग से। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, वो सिंपल बात करेंगे। उनका कोई पॉलिटिकल किसी उससे लेना देना नहीं है। हेमंत जी, आप इतने समय से पार्टी कवर कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं जो हलचल कांग्रेस में चल रही है। आपने इशारा किया था इस तरफ कि अशोक गहलोत कुछ ऐसा कर सकते हैं, और आपकी बात सच्ची साबित हुई। जादूगर का जादू चल ही गया। नहीं रीमा जी, देखिए ये जो कुछ हो रहा है बेसिकली, इसमें कोई संशय किसी को पहले भी नहीं। 2.25 साल से, जब से आप राजस्थान में देखेंगे, जो पिछली बार सचिन पायलट ने जो किया था, वो मानेसर में आके विधायकों को लेके बैठ गए। उसके बाद जो इन दोनों में कटुता हुई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में आपस में जो इनकी कटुता हुई, उसके बाद कोई संशय नहीं था कि किसी भी सूरत में अशोक गहलोत सचिन पायलट को नहीं बने मुख्यमंत्री खासतौर पर। और ये गजब की बात ये हुई है इस बार कि सोनिया जी ने केवल 2 ही लोगों को इंडिकेट किया था, एक अशोक गहलोत को और एक सचिन पायलट को, कि हम इस दिशा में जा रहे हैं लीडरशिप चेंज में। वो बात विधायकों तक पहुंचा दी गई। और एक चीज होती है राजनीति के अंदर, पुअर प्लानिंग, और एक होती है वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन। तो ये एक क्लासिक केस है रीमा जी, जिसमें प्लानिंग भी पुअर रही और एग्जीक्यूशन तो उससे भी माशाल्लाह रहा। आप मुझसे पूछेंगे कैसे? जब अशोक गहलोत पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान उनको नॉमिनेट करने की बात कर रहा है, उनको अभी तो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। अभी कोई चुनाव की प्रक्रिया उस रूप में शुरू नहीं हुई। अभी 1 महीने तक, जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, फॉर्मली वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह सकते थे। ऐसे में जो प्रदेश प्रभारी है, उसकी ड्यूटी क्या है? प्रदेश प्रभारी किस लिए बनाए जाते हैं रीमा जी? कि वो प्रदेश की राजनीतिक नब्ज पे हाथ रखे, अपना कंट्रोल रखे, चीजों से संवाद रखे, उनको पल पल की जानकारी हो। यहाँ अशोक गहलोत के साथ क्या किया गया कि उन्होंने नॉमिनेशन भी भरा नहीं, एक ऑपरेशन बना लिया कांग्रेस पार्टी ने कि इनको तत्काल अभी रिमूव कर लेते। रिमूवल की एक प्रक्रिया क्या रहती है कि सबको पहले तो अशोक गहलोत को कन्विंस करिए उस बात पे, फिर विधायकों को कन्विंस करिए, फिर उस पर आगे बढ़िए। यहाँ क्या हुआ, एकदम अशोक गहलोत को हटाने के लिए कल शाम को ऑल ऑफ ए सडन, परसों रात को घोषणा हुई और कल 2 ऑब्जर्वर भेज दिए गए। उन ऑब्जर्वर्स का कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, राशिद जी तो बहुत सीनियर लीडर है, आज तक ये नहीं हुआ कि पार्टी की सीएलपी की मीटिंग सेंटर ने कही और वो मीटिंग हो ही ना पाई। और उससे भी पूर्ण एग्जीक्यूशन ये देखिए कि जो भी बातचीत होती है इस तरह की, वो पर्दे के पीछे रहती है। और जो प्रभारी है वो बाहर निकल के क्या करे? पार्टी की फजीहत तो वो खुद करवा रहे हैं कि विधायक की 3 मांग है जो हम मान नहीं सकते। क्या ये बात ऑन रिकॉर्ड बाहर कहने की है? कितनी इमेच्योरिटी। और उस आदमी के बारे में कह रहे हैं अनुशासनहीनता किसके लिए कह रहे हैं रीमा जी? जो अशोक गहलोत जो कांग्रेस के भावी प्रधान होने वाले हैं, मुझे नहीं पता अब की जो हालात है, नहीं अब जो हालात है हेमंत जी, उसमें तो लग नहीं रहा अध्यक्ष कौन बनेंगे। इसीलिए मैं जरा राशिद जी, अब आपसे मैं जरा सीधे बात करना चाहती हूँ। इस वक्त जो आपने कही कि इस ऐसे हालात में तो कांग्रेस का लड़ना, क्योंकि 64 बार जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, 64 से ज्यादा बार हो चुका है कि जबकि ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में, जिसे आप मामूली कह रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी जिसमें कि पार्टी को तोड़ तोड़ के लोग चले गए। अमरिंदर सिंह निकल गए, आज गुलाम नबी आजाद जी की आपने तस्वीरें देखी होंगी, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली। हर इंसान, हर नेता जो कांग्रेस से निकल रहा है, वो पोल खोल रहा है कांग्रेस के लोकतंत्र की भी और कांग्रेस में क्या चल रहा है इसकी भी। कब तक इंतजार करेगा पार्टी आला कमान, राशिद जी? देखिए, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगी तो जब भी कोई राजनीतिक दल कमजोर होता है, सत्ता से बाहर होता है, उसके साथ ये होता है, ये बहुत नेचुरल है।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ताकत है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से बाहर निकल सके। बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर कितना असंतुष्ट हैं लोग, उसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं है, लेकिन वो बात हमेशा दबी रहेगी चूंकि उनके पास ताकत है। आज कांग्रेस के पास ताकत नहीं है। आपने देखा 10 साल हुकूमत रही, किसी की हिम्मत थी कि पार्टी छोड़ के चला जाता? जब इंसान का जिस्म कमज़ोर हो जाता है और मामूली सी बीमारी की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तो वो बढ़ती चली जाती है, कैंसर बन जाती है। यही राजनीतिक दलों में होता है। नहीं राशिद जी, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, हाँ, आप जो बात कह रहे हैं, इतने समय तक बीजेपी सत्ता से बाहर थी सर, लेकिन बीजेपी इसमें तो ये सब खेल दिखाई नहीं देता था ना। कांग्रेस में ही इतने इम्पेशेंट लोग क्यों हैं लीडर्स कि अगर सत्ता से बाहर गई तो सब जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी पार्टी के अंदर। देखिए, LK आडवाणी जैसा नेता घर बैठा है, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता घर बैठे हैं, जबान कोई ना खोले। राशिद जी, आप अभी कम से कम आज के हालात में, आज के हालात में बीजेपी के नेताओं के नाम कांग्रेस पार्टी के नेता ले रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपना घर जो है वो नहीं संभाल पा रहा है कांग्रेस से, ये तो अब साफ हो चुका है। बहरहाल राशिद जी, सवाल अच्छे, ठीक है, सवाल अच्छे और बुरे की नहीं है, सवाल सच्चाई की है। आज हम कमजोर हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर सत्ता होती तो ये नहीं होता, और ये तो दुनिया का इतिहास है। बिल्कुल, आप ठीक है राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे इस खास शो में जुड़े, और इसलिए अब मैं जरा जयराम विप्लव जी के पास जाना चाहूंगी। जयराम विप्लव जी, जिस तरह से बात आपने सुनी, राशिद अलवी बात कर रहे थे और वो चाह नहीं रहे थे कि वो किसी डिबेट का हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें शायद ये था कि पता नहीं आप लोग जिस तरह के अटैक करते हैं आजकल कांग्रेस पार्टी पे तो क्या जवाब उनके पास रहेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, लोकतंत्र तो कांग्रेस का उजागर हो रहा है, बीजेपी इतना खुश क्यों है? अनम्यूट कीजिए जयराम जी। एक बात सबसे पहले खुलकर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है कुर्सी का, और सारी कवायद कुर्सी को लेकर है। 4 वर्षों में जिस प्रकार राजस्थान में इनकी सरकार चली है वो भी हम सबने देखा। अब तो चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते होते कहीं इनके सारे विधायक और सांसद ना खत्म हो जाए पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पहली बार नहीं टूटी है, इसकी शुरुआत तो 1959 में ही हो गई, जब बिहार, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में एक साथ प्रदेश की इकाई टूट गई थी। 1951 में 51 में आचार्य कृपलानी टूटकर अलग दल बनाए। 1956 में सी राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ी। 1964 में KM जॉर्ज ने केरल कांग्रेस बनाई। 1967 में चौधरी चरण सिंह अलग होकर चले गए, और उसके बाद कैसे BP सिंह अलग हुए, कैसे प्रणब दा अलग हुए, कैसे शरद पवार अलग हुए, कैसे ममता बनर्जी अलग हुई, और हाल में जब 2014 की जबरदस्त शिकस्त हुई तब से तो एक लंबी फहरिस्त है। हालांकि आज वो दमखम नहीं बचा है किसी में कि वो अलग पार्टी बनाए, लेकिन एक दौर रहा जब आजाद भारत में 70 से अधिक पार्टी टूटकर बनी। कारण क्या है कि परिवार की पार्टी है, और हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है। नहीं, लेकिन जयराम जी, पार्टी ही परिवार, अशोक गहलोत तो इनके परिवार का हिस्सा नहीं थे। अभी तो पूरा खेल देखिए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वहां के विधायकों के बीच चल रहा है राजस्थान में, तो इसलिए परिवार तो कमजोर ही दिखाई दे रहा है इस वक्त। परिवार की तो सुन ही नहीं रहे ना लोग, यही तो दिक्कत हो रही है। विधायक तो परिवार की सुन नहीं रहे, उन्होंने तो सीधा हमला परिवार पर ही बोल दिया है। अब उन्होंने दिखा दिया है कि हमारे लिए अशोक गहलोत अहम है, परिवार नहीं। निश्चित रूप से देखिए, एक ही पार्टी का कब्जा लगातार है, और उससे बाहर जब कोई व्यक्तित्व उभरता है, कोई नेतृत्व उभरता है, पार्टी उसको कंट्रोल करना चाहती है। तो अगर कोई सक्षम लीडरशिप है तो वो टूट कर अलग दल बनाता है, अपना दमखम दिखाता है। वही काम अशोक गहलोत भी वहां कर रहे हैं, सचिन पायलट अलग रस्सा कसी कर रहे हैं। अब ये दोनों तो जनता के बीच से चुनकर आने वाले हैं। केवल सोने का चम्मच लेकर जो पैदा हुए लोग पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके बीच में स्वाभाविक से सत्ता के स्वार्थ के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज
कांग्रेस पार्टी को यह दिखा दिया अशोक गहलोत ने कि उनके हाथ में अब सत्ता एक परिवार के भीतर नहीं रह गई है। और कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कैसे ये सिद्ध हो गया, ये उनकी पार्टी के भीतर मचा हुआ घमासान बता। जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य, पार्टी बचाना, परिवार बचाना, भ्रष्टाचार में खुद को जेल जाने से बचाना। ठीक है, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है इस वक्त। विजय जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भी हाथ से गया कांग्रेस के, बचा क्या है अब जब 1 साल भी नहीं बचा है चुनाव में, किस मुंह से पार्टी जाएगी अब मैदान में, और वो भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सपने ले रही है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि राजस्थान कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा, तो ये इनकी गलतफहमी है। आने वाले समय में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल जिस घटनाक्रम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि भाई वहां पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उसके बारे में मैं कह दूं कि हमारी पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे विजय जी, आज लोकतंत्र की बात मत करिए, बहुत खराब लग रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है क्या? लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है क्या कांग्रेस पार्टी में? रीमा जी, आप बताइए ना क्या जानना चाहते हैं, उसका एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब देंगे। कांग्रेस में ये लोकतंत्र की परिभाषा, पहले आप मुझे बताइए क्या होती है लोकतंत्र की परिभाषा? लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि अगर विधायक अपनी मर्जी से किसी नए चेहरे को सीएम चुनना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख रहे हैं, वो पार्टी के सामने भी रख रहे हैं और आपस में मीटिंग करके भी रख रहे हैं। अगर यही पार्टी भाजपा की होती तो उनको भेड़ों की तरह भरकर, उनको डराकर धमकाकर एक तरफ डिसीजन करा दिया जाता। जो हमारे यहाँ चुनाव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ। नहीं तो इनसे तो हमारी पार्टी लाख दर्जे अच्छी है। अभी आप ही कह रही थी कि परिवार को सुना नहीं जा रहा, पूछा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर गांधी परिवार जिसने इतनी कुर्बानियां दी, उसके बावजूद भी उनकी बात वो अपनी कह रहे हैं और नहीं सुनी जा रही, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है ना हमारी पार्टी में। बीजेपी में कोई बात कहता है मोदी जी के खिलाफ, उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको निशाना बना दिया जाता है, गडकरी जैसे। अरे ठीक है विजय जी, ये तो आप ट्रैक से मत हटिए ना जरा। जयराम जी जवाब देंगे। जयराम जी, जयराम जी क्या जवाब देंगे? इनका लोकतंत्र मैं बता देता हूं। जब आजादी के पहले की भी कांग्रेस की बात कर लें तो सभी समितियों ने सरदार पटेल के नाम का मुहर लगाया था और बन गए कौन? कृपा से नेहरू जी। बाद में अभी ताजा उदाहरण ले लीजिए, मनमोहन सिंह जी कितने सांसदों के द्वारा चुने गए थे, किसने उनको नेता चुना था? 10 जनपद से ऐलान हुआ था ना, उसकी कृपा से बने थे। तो तमाम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स तो इन्हीं के यहाँ हुए, चाहे इंदिरा जी हो, सिंडिकेट और इंडिकेट की लड़ाई में वो बन गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी की अनुकंपा पर बने थे, मनमोहन सिंह जी मजबूरी के महात्मा गांधी बन गए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार की तानाशाही करती रही है और तानाशाही लोकतंत्र जैसे की बात का जवाब दे दूं बस मैं। 1974, 75, 77 का दौर क्यों भूल जाते हैं भैया? इंदिरा जी पहले आप अपनी पार्टी का बता दीजिए। मोदी जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कैसे नहीं है? कितने लोगों को पकड़ा? बनना था लाल कृष्ण आडवाणी में डाला और एक सीनियर नेता भाजपा के अंदर था और आज सब में लात मार कर मोदी जी को बिठा दिया गया। राज ऐसा है कि कौन सा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन आप नहीं? जयराम भाई मुझे तो ये बता दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाजपा का कौन सा लोकतंत्र था? मिला हुआ है भाजपा के सीनियर नेताओं को लात मारकर बाहर कर दिया गया, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था, जिन्होंने भाजपा में रहकर लड़ाई लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, विधायक कुर्सी आज इन सभी लोगों को बर्फ में लगा दिया गया। विजय जी एक सेकंड, जयराम जी एक सेकंड, जयराम जी। विजय जी क्या बोला आपने अभी? आपको बीजेपी में एक सेकंड विजय जी, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। आप पढ़ा दीजिए। हाँ, तो बीजेपी में क्या पद्धति है, किस तरह से नरेंद्र मोदी को चुना गया नेता, किस तरह से उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, ये सब आपको पता है कैसे हुआ था? काउंसिल होती है बीजेपी की, एक नेशनल काउंसिल, उसमें क्या होता है? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है। आपको आप कह रहे हैं कि बिठा दिया गया, ये कैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं?
नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए फिर आप जवाब दीजिए ना, जयराम जी ने जो सवाल उठाया। मैं ये कह रहा हूँ विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक सीनियर नेता था। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मनोहर जोशी जी थे, और कितने ही लंबे नेताओं की फेहरिस्त है जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था। अरे तो ये आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे ना विजय जी, बीजेपी किसको अपना चेहरा चुनेगी, ये क्या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी? तो यही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह को जब चुना गया, भाजपा तय करेगी। तो क्या मनमोहन सिंह से बड़े नेता पार्टी में नहीं थे विजय जी? क्या मनमोहन सिंह से बड़े नेता नहीं थे? कितनी बार वो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़के आए थे मनमोहन सिंह, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया ना। रीमा जी, मनमोहन सिंह को चुना गया था कि एक वित्त मंत्री के तौर पर उनका काम देखा था पार्टी ने पहले भी। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे या नहीं गुजरात के, इससे पहले ये आपको पता है जानकारी? सुन तो लीजिए जी, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे ना गुजरात के उस वक्त, ये जानकारी है आपके पास? आप मेरी खूब जानकारी में है। मोदी जी लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। मोदी जी को जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे भाजपा में, उन सबको लात मारकर भगाया गया, उनको हटा दिया गया। और जिनके पास अडानी और अंबानी जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि हम पैसा कब लगाएंगे, आप जिसको मोदी जी को चेहरा डिक्लेयर घोषित करो। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस वक्त सांप्रदायिक सद्भाव खत्म करने के लिए, यानी धार्मिक संप्रदायवाद जो चला रहे हैं कुछ यूट्यूब चैनल, उनको बैन किया है। उन्होंने क्या सब कहा इसको लेके एक बार जरा सुन लेते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हो, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं जब 10 चैनल बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 102 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया गया है। चाहे 5 ट्विटर अकाउंट्स हो, 4 फेसबुक अकाउंट्स हो, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो, इनको भी पूर्व में बंद किया गया, जो देश के खिलाफ जहर उगलते थे और देश को बांटने का काम करने का प्रयास करते थे। ऐसी जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, जो इस तरह के प्रयास भविष्य में भी करेंगे, उनके खिलाफ भी भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय समय समय पर कदम उठाता रहेगा। और इस खबर पर और ज्यादा ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, पूरी खबर बताइए, किस तरह के चैनल्स थे और किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ, क्या थी पूरी खबर? ये देखिए, जो 45 यूट्यूब वीडियो ऐसे जो ये 10 यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए गए थे, उनको ब्लॉक किया गया है। और अगर कुल इसमें देखें कि कितने लोगों ने इनको देखा था, तो 1 करोड़ 30 लाख व्यूअर्स इन वीडियोज को देख चुके थे। और आरोप ये है कि संवेदनशील विषयों पर, जम्मू कश्मीर के मामले पर या फिर सेना, भारतीय सेना से जुड़े मुद्दों पर फेक न्यूज फैलाने का काम ये वीडियो कर रहे थे। और दरअसल इन पर इसलिए कार्रवाई की गई है क्योंकि ये जो तथ्य प्रसारित कर रहे थे, जो सूचना प्रसारित कर रहे थे, वो पूरी तरह से आधारहीन थे, गलत थे, और दरअसल एक तरह से देश की संप्रभुता के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम ये वीडियो कर रहे थे। लिहाजा जो 10 यूट्यूब चैनल हैं, उनके 45 वीडियो को ब्लॉक किया गया है। तो हम देखें कि इससे पहले भी कई यूट्यूब चैनलों पर, कई सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर एक तरह से देखें जो वीडियो प्रसारित किए गए, जिनको तथ्यहीन पाया गया, उस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई हुई है। और उस सिलसिले में, उस कड़ी में ये एक और बड़ी कार्रवाई, जिसमें 45 यूट्यूब वीडियो चैनल्स को, जो यूट्यूब वीडियो हैं जो अपलोड किए गए, उनको ब्लॉक किया गया। तो निश्चित तौर पर जैसे कि संकेत दिया है सूचना प्रसारण मंत्री ने कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, एक कड़ी नजर रखी जाएगी। तमाम सोशल मीडिया जो चैनल हैं, जो अकाउंट हैं, जो घृणा फैलाने का काम करते हैं या फिर फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम ताजा जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जो कि इस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आई, यूट्यूब चैनल्स को बैन करने को लेकर। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपनी इस चर्चा की तरफ, और मैं हेमंत जी जरा आपके पास आना चाहूंगी। और हेमंत जी, जिस तरह से आपने समझाने की कोशिश की, मैं आपसे अब नंबर गेम समझना चाहूंगी, क्योंकि कल रात तक जो 85 विधायक दिखाई दे रहे थे,
अशोक गहलोत के फेवर में और 25 से कुछ आंकड़ा आसपास ही था जो कि सचिन पायलट खेमे के थे, लेकिन आज वो संख्या घटते घटते 30 पर आ गई है। अब ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम किसी गुट में नहीं हैं, लेकिन आला कमान के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे अब सभी लोग वही फैसला माने विधायक जो कि सोनिया गांधी तय करेंगी? देखिए रीमा जी, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के अंदर एक परंपरा रहती है, जब तक कोई आदमी मुख्यमंत्री के पद पर है, आपने पंजाब में भी देखा होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक उनके खिलाफ किस तरह की कोई बात नहीं थी, और जैसे ही हाईकमान ने यह तय किया कि उनको बदलना है, केवल 2 व्यक्ति रह गए थे उनके पास। यहां जो अशोक गहलोत का केस है, एक चीज तो हम सबको समझनी पड़ेगी कि ही इज नॉट ए इनकमिंग चीफ मिनिस्टर, वो बाहर जाने वाले चीफ मिनिस्टर है। तो कल का जो उन्होंने पुअर ऑप्टिक्स किया है, जिसको ये कांग्रेस के साथी जो बोल रहे थे, अभी उससे पहले भी जो बोल रहे थे, जिसको ये पार्टी की डेमोक्रेसी कह रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, इट्स फ्री फॉर ऑल। इसके लिए एक शब्द है फ्री फॉर ऑल, जिसकी जो मर्जी है वो करता है। तो कांग्रेस पार्टी आज फ्री फॉर ऑल की स्थिति में है, और जो स्थिति कल क्रिएट की गई उसको पुअर ऑप्टिक्स। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी बात थी वो पर्दे के पीछे विधायक दल की मीटिंग में हो सकती थी। जितने दोषी उसके लिए विधायक है, उससे कहीं ज्यादा दोषी अजय माकन है, जिन्होंने इतनी पुअर एग्जीक्यूशन किया उस पूरे गेम प्लान का, और पूरी पार्टी का जुलूस निकलवा के रख दिया पूरे नेशनल मीडिया के सामने। वो अपनी ही पार्टी के जो भावी अध्यक्ष होने जा रहे हैं उन पर इनडायरेक्टली अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। तो कल का जो सीन था वो किसने क्रिएट करवाया? वो अशोक गहलोत ने करवाया, स्वाभाविक है। और उसी पार्टी का महासचिव ये कह रहा है कि अनुशासनहीनता है, तो अनुशासनहीनता तो आपने भी की है ना भाई। आप वहां बिना किसी तैयारी के, बिना लोगों की राय जाने वहां पहुंच गए, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये पुअर प्लानिंग है, ठीक है, उससे भी खराब एग्जीक्यूशन है। और अब इस पूरे खेल में रीमा जी, जो मैं बहुत बड़ी बात आपको कहना चाह रहा हूं, वो है कि अब अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने पर भी संशय के बादल खड़े हो गए। ठीक है, कारण समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, ये एक अहम बात है, क्योंकि अब अध्यक्ष कौन बनेगा, पहले से पहले ऐसा लग रहा है कि उनका नॉमिनेशन भरने से पहले ही रिजेक्ट हो गया, कुछ ऐसी बात चल रही है अशोक गहलोत की। तो विजय जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, लेकिन जयराम जी, नहीं मैं आती हूँ आपके पास, हेमंत जी एक सेकंड आती हूँ आपके पास। जयराम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अब जिस चीज की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है अलग अलग हलकों में, आपके राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने तो कह दिया है कि सचिन पायलट को हम वेलकम करेंगे अगर वो आना चाहे तो क्या बीजेपी कुछ ऐसी सुबुआहट में लगी है क्या कि मौके पर चौका मार दिया जाए? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केवल और केवल राजस्थान का और देश का भला चाहती है। हम जानते हैं 4 साल सरकार चलाई है, आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, इसका थोड़ा सा राजस्थान की धरती से भी होने वाला है, छत्तीसगढ़ से भी होगा और पूरे देश से होने वाला है, क्योंकि देश की जनता इनका चरित्र बार बार देख रही है। केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि वो अध्यक्ष किसको बनाए या मुख्यमंत्री किसको बनाए, ये उनका अंतिम मामला। लेकिन तो लोकतंत्र का नाम मत, सड़कों पर हो रही लड़ाई को लोकतंत्र नहीं कहते। परिवार के भीतर आला कमान हो या जो भी हो, उनसे आप मिलकर अपनी बात कह सकते थे। आप मीडिया में जाकर सारी तमाशेबाजी कर रहे हैं और इसको लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं। और कांग्रेस का लोकतंत्र तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है ना। कब कब आपने राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कहां सरकारें गिराई, कब कब आपने आंतरिक लोकतंत्र का ख्याल रखा, कब कब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, और देश में इमरजेंसी लगाकर तो लोकतंत्र का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया ही था आपने। जब प्रेस तक को आजादी नहीं थी, तो आज आप अपने विधायकों को क्या आजादी दी? राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलने वाले को झटके में कांग्रेस पार्टी बाहर कर देती है, चाहे वो कोई भी हो, और संभावित खतरा जिससे लगे उसको भी कमजोर करती है, चाहे सचिन पायलट हो। अरे भाई, आपने दिखाया था ना राजस्थान में सचिन पायलट को दिखाया, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया, और बाद में मुख्यमंत्री किसी बूढ़े व्यक्ति को अपने कमान संभालने के लिए दे दिया। तो जनता भी इस चीज का जवाब मध्य प्रदेश में आपको दिया। ठीक है, ठीक है, जनता तो जवाब देगी या नहीं देगी वो तो अभी उसमें समय है, लेकिन अभी फिलहाल क्या जवाब आता है आला कमान की तरफ से वो भी देखने वाली बात है ना। और इसीलिए विजय जी, क्या कार्रवाई की जाएगी अनुशासनहीनता की? क्योंकि ये तो कबूल कर लिया है अजय माकन ने कि अनुशासनहीनता हुई है, तो कितने विधायकों के खिलाफ करेंगे आप मामला दर्ज अनुशासनहीनता का? 85 से ज्यादा विधायक थे वो जो अनुशासनहीन माने गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अशोक गहलोत जी
को अगर सीएम की कुर्सी से प्यार होता तो पार्टी के कहने से चुनाव लड़ने की तैयारी ना करते। दूसरी बात, केरल में राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद में खुद अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो एक पद पर बनेंगे, यानी कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो सीएम नहीं रहेंगे। तो उनको कुर्सी से कोई मोह नहीं है और पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वहां पर पार्टी को निर्णय लेना है। हमारे नेताओं को अगर वहां कोई अनुशासनहीनता दिखती है तो उसमें कार्रवाई होगी, लेकिन वो विधायक हमारे अपने विधायक हैं, उनको मनाया भी जाएगा। कोई उनके ऊपर हमें तलवार नहीं चलानी है। अगर सारे विधायक चाहते हैं कि भाई सचिन पायलट जी को सीएम बना दिया जाए, बना दिया जाएगा। वो किसी और को चाहते हैं तो किसी और को बना दिया जाएगा। अरे विजय जी, विधायक दल की बैठ के ऐसे हुआ करती हैं क्या? विधायक दल की बैठ के ऐसे होती हैं क्या जिस तरह कल आपकी हुई है? आप तो इतने आसानी से ये बात पूरा अपना डेफिनेशन दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक में भी तय होता है, होता आया है। क्या ऐसे होती है बैठ के जो कल हुई है कि 3 बार आपको निमंत्रण देना पड़े विधायकों को, 3 बार आपके पर्यवेक्षक मीटिंग का समय बदलते हैं, बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं आधी रात तक, लेकिन विधायक नहीं आते और मीटिंग कैंसिल करनी पड़े? ये इतना मामूली मामला है क्या? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन समस्याएं कहाँ नहीं होती? हर पार्टी में है, हर जगह है। उन समस्याओं को हम अपनी पार्टी की समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीकों से निपटाएंगे। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को भी तलब किया है, उनसे भी बात की जाएगी। सारे विधायकों से पार्टी ये अब आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, तलब किया है। अब मौजूदा स्थिति ये आ चुकी है कि तलब करना पड़ रहा है अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, दिल्ली एक मुख्यमंत्री को तलब किया है। ये बात सही, अब आपने सही कहा। तलब करने का अर्थ ये होता है कि उनको बुलाया है। जयराम जी, जयराम जी, देखिए, इन्होंने अगर विजय कौशिक जी ने अगर अजय माकन जी के बयान को सुन लिया होता जो आपने भी अपने चैनल में चलाया, तो शायद इनको इतना कंफ्यूजन नहीं आता। कांग्रेस के विजय जी ने बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए विजय जी, सुनिए, ये डिस्टर्बेंस तो कांग्रेस के अंदर है ना, यहाँ मत लाइए। 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए, मैं सुन रहा था। अजय माकन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायक ये चाहते थे कि एक रिजोल्यूशन पास हो और सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिए जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस अधिकार का उपयोग तब कर पाए जब 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। यानी उनको उम्मीद थी कि तब तक अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे और जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो वो अपनी मर्जी का अपने व्यक्ति को बनाए या खुद एक व्यक्ति 2 पद के नए सिद्धांत को लागू कर दे, मुख्यमंत्री भी बने रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे। ये मैं नहीं, अजय माकन जी कह रहे हैं। तो विजय कौशिक जी, अपने नेताओं से थोड़ा संपर्क बढ़ाइए। जनता से तो आपका संपर्क है नहीं, अगर अजय थोड़ा अपने नेताओं से बढ़ाइए, उनके बयानों को सही रख पाएंगे। वही रटी रटाई मोदी विरोध की 4 मैं एक चीज कहता हूँ, आपको लाल के अपने राजस्थान के बारे में भाजपा देख रही है, वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इससे पहले भी आप सचिन पायलट को डाले थे। इसके अलावा पिछले 30 साल से राहुल लाल संघर्ष को बुलाया नहीं जा सकता कांग्रेस। राहुल लाल के आशीष सपने और अशोक गहलोत जी ठीक है पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, अमेठी से भगाकर वायनाड पहुंचा दिया। विधायक जिसको चाहेंगे वो सीएम बनेगा। ठीक है, चाहे सचिन पायलट। ठीक है। चलिए, चलते चलते अंत में मैं सिर्फ हेमंत जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब अध्यक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया, उनको क्या सोचकर बुलाया गया? अब किसकी तरफ लग रहा है कि, क्योंकि अशोक गहलोत अब बनेंगे, इसकी संभावना तो बहुत कम हो गई है, जैसा आपने भी कहा। बहुत संक्षिप्त में, समय की बाधा है थोड़ी सी। देखिए रीमा जी, सिंपल सी बात है, जो कल का पूरा जो पुअर ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स जो कल क्रिएट किया गया जयपुर में, अगर कांग्रेस लीडरशिप के अंदर थोड़ी सी भी समझदारी होगी तो वो ये जुआ अब नहीं खेलेंगे अशोक गहलोत के ऊपर। जो इतनी सी बात पे, जो कि एग्रीड बात थी कि आप अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, उसके बाद तो हाईकमान ही तय करता है ना मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत कैसे तय कर देंगे? तो हाईकमान को ये समझना पड़ेगा कि सिर मुंडाते ही कमलनाथ को क्यों बुलाया? कमलनाथ को तो मध्यस्थता के लिए बुलाया है कि जो ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ है। मुझे जो सबसे कंटेंडर मजबूत लग रहे हैं आज की तारीख में, वो दिग्विजय सिंह लग रहे हैं। अच्छा। और शायद रीमा जी, मैं आपको याद दिलाऊं, जिस दिन वो केरल से आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था मुझे रूल आउट मत कीजिए। कांग्रेस के अंदर किस किस तरह के गेम चलते हैं एक दूसरे की लेग पुलिंग के, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। इसमें कौन कौन सी फोर्सेज काम कर करके और कांग्रेस चुनाव को, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को यहाँ तक घसीट लाए। इसमें बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेग पुलिंग है, तमाम चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सूरत में अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने का जुआ कांग्रेस लीडरशिप शायद ही खेले, और खेलेगी तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और ये जो खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में इस वक्त, वो भी उस पार्टी में जिसकी दिशा और दशा अब क्या हो रही है वो सबके सामने है। इसी तरह 2024 में एकजुटता की दुहाई पार्टी के कई सारे लोग देने में लगे थे। नीतीश कुमार इन्हीं सबके साथ आगे बढ़ने की कवायद में लगे थे। लेकिन अभी तो कांग्रेस के लिए अब अपना घर बचाना, और खास करके एक स्टेट राजस्थान और अब सिर्फ छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट, अब वहां पर भी कांग्रेस का खेला खत्म होने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये खबर इसी तरह चलती रहेगी और लगता है कि अगले कुछ दिन तक राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का घमासान संग्राम दिखाई देता रहेगा। पल पल हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। नमस्कार।